हेलो एवरीवन। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स में करना चाहते हो एचपीयू से या कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि उसका जो सिलेबस है एमएससी मैथमेटिक्स का वो क्या रहता है या क्या होगा। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ आपको एडिशनल चीज़ें भी बताएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वैसे तो आप साइट से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, आपको एचपीयू की साइट में मिल जाएगा सिलेबस क्या है। बट मैं इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताऊँगा आपको, जो आपको हो सकता है हेल्प करे फ्यूचर में, या जब आप एमएससी कर रहे हो तब आपको उस चीज़ की मदद मिले। स्टार्ट। तो जो एमएससी की डिग्री होती है, एमएससी मैथमेटिक्स डिग्री, ये जो रहती है ये रहेगी आपकी 2 साल तक। और इसमें जो सेमेस्टर होते हैं वो होते हैं 4 सेमेस्टर। ये क्लियर हो गया आपको पहले। और ये रहता है आपको क्रेडिट बेस्ड सिस्टम रहता है, मतलब कि सीबीएस, पहले सीबीसीएस था आई थिंक, तो ये चेंज हुआ है 2022 के बाद। जिन्होंने डिग्री की है तो उनके लिए जो उनको क्वेश्चन आता है, जो पेपर आता है वो सीबीएस आता है, मतलब कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। और ये सेमेस्टर सिस्टम है, क्लियर है। और 2022 के बाद थोड़ा सिलेबस में चेंज आया था। 2022 से पहले सिलेबस कुछ थोड़ा और था, बट लेकिन 2022 से 24 के बीच सिलेबस चेंज हुआ था। तो करंट में भी अभी 2025 लगा है, तो अभी भी वही सिलेबस यूज हो रहा है, मतलब जो 2022 से 24 के बीच था। क्लियर। क्योंकि पहले 2022 से पहले कुछ बुक्स से जो थर्ड सेम में थी वो जो थर्ड सेम में कुछ टॉपिक्स थे वो फर्स्ट सेम में गए, और फर्स्ट सेम के कुछ टॉपिक थर्ड सेम को शिफ्ट हुए थे। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत इसमें चेंज हुआ था, बाकी सारा तो नहीं हुआ था, मतलब कुछ चेंजेस हुआ था। तो अभी अगर करंट की बात करें हम 2025 की, तो अभी भी वही सिलेबस चला है जो 2022 के बाद शुरू हुआ था। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर ऑफ द डिग्री जो है ये एमएससी मैथमेटिक्स डिग्री इज़ 2 ईयर कोर्स डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर। ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे आपका फर्स्ट ईयर मान लो, आपका जो कॉलेज में है, अगर आप हो तो कॉलेज में आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है। पहले सेमेस्टर वाइज सिस्टम था, लेकिन अब ईयरली हो गया है। तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या आएगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर आएगा और सेकंड सेमेस्टर से आपका बन जाएगा एक ईयर। क्लियर। मतलब कि सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में आपको एक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। फिर सेकेंड ईयर आती है, सेकेंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर लगेगा और फोर्थ सेमेस्टर लगेगा। क्लियर। फिर आता है कोर्स क्रेडिट स्कीम। इसमें क्या है आपको कि 20 कोर्सेज है। पहले जो होते थे, मतलब 20 होते थे, अब इन्होंने एक चीज़ और ऐड की है। जो नया सिलेबस आया है 2022 के बाद, उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी, प्रोजेक्ट जो है ये है फॉर रेगुलर स्टूडेंट। अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट सेक्टर से, जैसे एचपी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एमएससी कर रहे हो, या आप पीजी कॉलेज में एमएससी कर रहे हो, क्योंकि अब तो पीजी कॉलेज में भी एमएससी आप कर सकते हो। जैसे आपका रामपुर हो गया, और आपका घुमारवी कॉलेज हो गया, बिलासपुर कॉलेज हो गया, हमीरपुर कॉलेज हो गया, आई थिंक कांगड़ा में भी है। तो ये पीजी कॉलेज में, इसमें भी अब पीजी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो जितने भी और यूनिवर्सिटी होगी, हमारी एचपी यूनिवर्सिटी होगी, इसमें क्या है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कॉलेज से जो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए प्रोजेक्ट रहता है। और जो प्राइवेट कर रहे हैं उनके लिए एक एडिशनल कोर्स है, वो एक बुक होती है उनके लिए स्पेशल, एक उसका उनको एग्ज़ाम देना होता है, मतलब एक बुक उनके लिए एक्स्ट्रा रहेगी। और जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ओनली प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड हुई है। तो कंपलसरी जो रहते हैं, कंपलसरी आपको टोटल 16 कोर्स होते हैं जो आपको कंपलसरी रहेंगे, उसको भी देखेंगे। फिर इलेक्टिव, मतलब कि आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन, भाई मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। थर्ड और फोर्थ सेम में वो आपको ऑप्शन मिलती है। फर्स्ट सेकंड के तो सेम रहते हैं सबको, थर्ड और फोर्थ में आपको ऑप्शन मिलेगी। उसके बारे में हम कंप्लीट इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको देख लो। फिर एक कंपलसरी जो है, कंपलसरी मैंने जैसे बताया रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आपका प्रोजेक्ट रहता है, और अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो वो कंपलसरी होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैंने बताया था किसके लिए रहता है और पेपर किसको देना होता है। ठीक है, वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो चीज़ है, ये जो इन्होंने 2022 के बाद जो चेंज हुआ था सिलेबस, उसमें ये चीज़ ऐड की गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आते हैं सेमेस्टर वाइज कोर्स। सेमेस्टर वाइज कोर्सेज में क्या क्या है। सेमेस्टर 1 में फर्स्ट में क्या क्या होगा आपके पास, रियल एनालिसिस, एडवांस अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑपरेशन रिसर्च, फ्लूइड डायनेमिक्स। अब ये आपको जो 5 जो कोर्स हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर में होंगे। फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको मेजर थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन, और फील्ड थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ये आपको सेकंड सेम में होंगे। थर्ड सेम में
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्लासिकल मैकेनिक्स, टोपोलॉजी, ये 3 तो आपको कंपलसरी है। लेकिन जो आपके ये 2 कोर्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी इलेक्टिव होते हैं, तो इनमें से आपको चूज़ करना होता है। जैसे मैग्नेटो फ्लूइड डायनामिक्स और क्रिप्टोग्राफी, इसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। क्लियर? जैसे आपने मैग्नेटो फ्लूइड डायनामिक्स कर दिया और फिर नेक्स्ट आता है एनालिटिकल नंबर थ्योरी, वेवलेट थ्योरी, तो आपको एनालिटिकल नंबर थ्योरी इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैग्नेटो किया तो एनालिटिकल, क्रिप्टोग्राफी किया तो वेवलेट थ्योरी। ये क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपको फोर्थ सेम की अगर बात करें, फोर्थ सेम में आपको जो कंपलसरी है फंक्शनल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये भी कंपलसरी है। एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये भी कंपलसरी है। फिर आपको ऑप्शन आती है चूज़ करने की, डिफरेंशियल ज्योमेट्री अगर आप चूज़ करते हो तो आपको सॉलिड मैकेनिक्स लेना पड़ेगा। अगर कोडिंग थ्योरी चूज़ करते हो तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब एक ही चूज़ करना होता है इसमें से। अगर डिफरेंशियल ज्योमेट्री यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो नीचे इसमें से आपको सॉलिड मैकेनिक्स, अगर इधर चूज़ करते हो कोडिंग थ्योरी तो इधर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये फोर्थ सेम की बात होगी। अब साथ में क्या होता है फोर्थ सेम में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फोर्थ सेम में आपको एक एडिशनल चीज़ है, वो है प्रोजेक्ट M406, जिसका जो कोर्स कोड रहता है उसमें ये रहता है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और जो एडिशनल कोर्स रहता है वो रहता है जो प्राइवेट डिग्री ले रही है। फॉर आइसोटोल या प्राइवेट स्टूडेंट के लिए आपको एक बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, टॉपिक इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो उसको भी हम करेंगे अब डिस्कस। तो इनको एक पेपर देना होता है, मतलब इनको एक एक्स्ट्रा बुक होती है। क्लियर? और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट होता है। फिर जैसे सेमेस्टर वाइज कोर्स एंड क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर कम्प्लीटली बात करें तो सीरियल नंबर दिया है। जो ये हमारे M101 है, ये आपका कोर्स कोड रहता है। क्या रहता है? कोर्स कोड रहता है। जैसे रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस का जो कोर्स कोड है वो 101 है और टोटल क्रेडिट इसके 25 होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें अगर, मतलब पहले रियल एनालिसिस का टोटल क्रेडिट है, इसका जो क्रेडिट है वो 5 है और इनको समअप करेंगे तो 25 बन जाएगा फर्स्ट सेम का। देख सकते हो आप इधर लिखा है टोटल क्रेडिट 25 है। और जो एडवांस अलजेब्रा है उसका कोड है M102। मतलब आपके जो पेपर भी जब होंगे आपके, तो आपका ऐसा नहीं होगा कि रियल एनालिसिस का पहले होगा फिर ऑपरेशन रिसर्च का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आपका रियल एनालिसिस का होगा, फिर एडवांस अलजेब्रा, फिर ओडी का, फिर ऑपरेशन रिसर्च, फिर फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब कंटिन्यूसली चलते हैं जिस हिसाब से आपके कोर्स कोड है। ऐसा नहीं होगा कि M101 पहले, M105 पहले, बीच में आ गया, फिर ऐसे पहले M101 होगा, फिर M102, फिर M103, M104, M105, ये है कोर्स कोड। और ये होते हैं आपकी जो बुक्स हैं, जैसे रियल एनालिसिस, एडवांस अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑपरेशन रिसर्च, फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये जो आपका सिलेबस है फर्स्ट सेम का, ठीक है, ये आपको बुक से है, जो कोर्स है ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फिर सेकंड सेमेस्टर में भी टोटल क्रेडिट 25 होते हैं। ये मैंने जैसे बताइए होते हैं कोर्स कोड। M201 रहेगा मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन के लिए, M102 रहेगा फील्ड थ्योरी के लिए, फिर M203 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर M204 लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स एनालिसिस, फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को लेगा M205। ये हो गया सेकंड सेम का। फिर आओ आप थर्ड सेम में। थर्ड सेमेस्टर में क्या है कि जो कोर्स कोड है 3 जो है वो कंपलसरी है सभी के लिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, टोपोलॉजी। क्लियर? और फिर आते हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए इलेक्टिव। इलेक्टिव में क्या है कि आपको चूज़ करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप यहाँ से चूज़ करते हो मैग्नेटो, तो यहाँ से करेंगे आप एनालिटिकल नंबर थ्योरी। इसमें एक कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग क्रिप्टोग्राफी पढ़ना चाहते हैं और वेवलेट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं। क्लियर? तो कई जैसे कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट इतना होता है कि पढ़ा देते हैं आपको। अगर आप चाहते हो कि मैंने क्रिप्टोग्राफी पढ़ना है और वेवलेट थ्योरी पढ़नी है तो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर है वो स्पेसिफिक मैग्नेटो फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा देंगे या एनालिटिकल नंबर थ्योरी पढ़ा देंगे। क्लियर? या हो सकता है वो क्रिप्टोग्राफी पढ़ाए और वेवलेट थ्योरी पढ़ाए। कुछ स्टूडेंट्स मैग्नेटो फ्लूइड पढ़ना चाहते हो या कुछ एनालिटिकल नंबर इनको पढ़ना चाहते हो, इन दोनों को। तो कन्फ्यूजन रहती है कि हमारे को एक कोर्स ही करवाया जाता है, दूसरा नहीं करवाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टाफ के ऊपर कि वहाँ के टीचर को कौन, जो आपके HOD है वो कौन सी बुक्स रिकमेंडेड करते हैं भी आपको हम ये कोर्स करवा सकते हैं या नहीं करवा। क्योंकि कुछ कॉलेज में उन्होंने पहले ही प्रोडिक्ट कर देते हैं। ये कॉलेज मैं अगर बात करूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो ये ऑप्शन होती है कि आप जो चाहते हो एटलीस्ट पढ़ा देते हैं। क्लियर? उधर ऑप्शन रहती है आपके पास। लेकिन कॉलेज में कई जगह हो सकता है आपको स्पेसिफिक बोल दिया जाए कि आपको यही पढ़ना है, तो आपको चूज करने की ऑप्शन रहती नहीं है। ठीक है? यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉबिलिटी है कि आप चूज़ कर सकते हो। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में ये बात रहती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ टीचर प्योर के होते हैं, कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स के होते हैं। तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के टीचर होंगे तो अपने सिलेबस की तरफ ध्यान देंगे, प्योर के होंगे तो अपने सिलेबस की तरफ ध्यान देंगे। क्लियर? तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको भी क्लियर होना चाहिए पहले।
क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन हो कि मैंने यहाँ से डिग्री करनी थी, चाहिए थी मेरे को, तो कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। फिर फोर्थ सेम की अगर बात करें तो फोर्थ सेम में देखो फर्स्ट जो कोर्स रहेगा 3 तो हमारे कंपलसरी रहेंगे। फंक्शनल एनालिसिस कोर्स कोड साथ में दिए हैं, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये तो होते हैं आपके कंपलसरी। फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए आता है, जैसे आपको इधर आ गया डिफरेंशियल ज्योमेट्री और सॉलिड मैकेनिक्स, ये दो चूज़ कर दिया आपने, या कर दिया कोडिंग थ्योरी एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें भी आपको यही होता है। अगर आपने थर्ड सेम में मैग्नेटो फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ी है, ठीक है, तो आपको फोर्थ में आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। और अगर आपने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है तो आपको इसको पढ़ाएंगे, कोडिंग थ्योरी और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि साथ साथ चलते हैं। क्लियर? अगर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री फोर्थ में, थर्ड में अगर आप सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आपको फोर्थ में डिफरेंशियल ज्योमेट्री ही पढ़ाएंगे। क्लियर? क्योंकि कोरिलेट कर रहे हैं आपस में। और अगर आपको कोडिंग थ्योरी आप फोर्थ में, अगर आपने थर्ड में क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे तो फोर्थ में आपको कोडिंग थ्योरी और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और कॉलेज में वैसे ज़्यादा दिक्कत रहती है इनकी, क्योंकि टीचर बोलते हैं कि हम इसी को ही करवाएंगे, तो कई बार टीचर मान भी जाते हैं कि भाई आप कर सकते हैं, ठीक है, नंबर भी लगा देते हैं टीचर, कई बार करवा भी देते हैं, तो डिपेंड करता है। बट कई कॉलेज में ऐसा नहीं भी हो सकता है, मैं 100% तो बोल नहीं सकता हूँ, बट ऐसा है कि थोड़ी आपको पहले पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी में तो चांस रहते हैं कि आपको करवा दें, जो आप ऑप्शन रहती है इसमें। फिर आता है आपका जो मैं बताया था आपको, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। फिर M406 जो है वो रहता है प्रोजेक्ट, जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए रहता है। फिर जो प्राइवेट के लिए होते हैं उनके लिए होता है आपके टॉपिक इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये रहता है, इसका एक पेपर होता है, वो आपको देना होता है। तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है प्रोजेक्ट ओनली, और जो प्राइवेट कर रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। फिर आता है आपका फॉर कोर्स विदाउट प्रैक्टिकल। अब जो थ्योरी है वो थ्योरी रहती है आपको 80 नंबर की। मान लो आप एडवांस अलजेब्रा का पेपर दोगे तो आपको 80 नंबर का आएगा, रियल एनालिसिस का दोगे तो 80 नंबर का, मतलब जितने भी आपको कोर्स हैं ये 80 नंबर के रहते हैं। और इसमें इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर की रहती है, और 20 नंबर कैसे होंगे, जिसमें से कि आपके 15 नंबर जो होते हैं वो क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, मिड टर्म, एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और 5 नंबर आपके अटेंडेंस के होते हैं, तब जाके 20 नंबर बनते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? फिर जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से कि आपका 70 नंबर का तो प्रोजेक्ट होता है, जो अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट का एक आपको क्या होता है। जैसे आपने बुक्स पढ़ी है फोर्थ सेम तक, जितनी बुक्स पढ़ी है उससे आपको कोई एक टॉपिक लेना है। सपोज दैट आप ले लो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या आपने ले लिया नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी आपने टॉपिक ले लिया एमएससी से रिलेटेड, या आप ले जैसे आपके पास फ्लूइड डायनामिक्स का है, उससे आपने कोई टॉपिक ले लिया, तो पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं, टाइटल ले लिया, फिर उसके बारे में आपको रिसर्च करनी होती है। कुछ चीज़ें आपको एमएससी की चाहिए होती है उसमें, कुछ आपको एडिशनल चाहिए होती है, क्योंकि आपने उस पर रिसर्च करना है। तो इस तरीके की चीज़ें प्रोजेक्ट में आती है। तो वो 100 मार्क्स का रहता है। फिर आपको उसकी एक फ़ाइल बनानी होती है। क्लियर? फाइल बनाने के बाद फिर स्टार्टिंग में आपका एक मेंटोर रहता है, टीचर जो होंगे आपके, वो जो मेंटोर होंगे वो रहेंगे। फिर आपको टीचर, कुछ जगह टीचर गाइड करते हैं कि आपने स्पेसिफिक इस टॉपिक पे बनाना है। सपोज दैट आपके पास टीचर है अप्लाइड मैथमेटिक्स का या प्योर मैथमेटिक्स का, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप इस टॉपिक पे बनाएं, ठीक है। जैसे आपके पास प्योर मैथमेटिक्स के कोई टीचर है तो आपको बोल दिया उन्होंने कि फील्ड थ्योरी पे, फील्ड थ्योरी का कोई जो आप बुक से उसका कोई टॉपिक लेके आप प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मान लो अगर कोई आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का टीचर है, उन्होंने बोल दिया कि सॉलिड मैकेनिक जो फ्लूइड डायनामिक्स है, उस जो बुक है आपको फर्स्ट सेम में, उससे कोई टॉपिक उठा के आप प्रोजेक्ट बनाइए। क्लियर? तो आपको उसके ऊपर टॉपिक बनाना होगा। तो कुछ टीचर ऑप्शन भी देते हैं, ये आप इसमें आप लिख लो, इतनी बुक्स पढ़ी आपने, आप इसके ऊपर टॉपिक बना दो। तो डिपेंड करता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस तरीके का इसमें रहता है प्रोजेक्ट में। मैं हिंट दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर है कि प्रोजेक्ट होता क्या है। तो उसके बाद आपने वो टीचर्स, कई बार ग्रुप्स भी बनते हैं, कई बार आप अकेले भी कर सकते हैं, या 2-3 का ग्रुप्स भी बन सकता है इसमें, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो आपको टीचर के पास बताना होता है कि मैंने ये जितने भी है टॉपिक लिया है, इसमें मैंने ये चीज़ें की है, और कुछ आपको एडिशनल चीज़ें लेनी होती है, कुछ आपका एमएससी का भी रहना चाहिए उसमें। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से टीचर आते हैं जब आप अपना
पूरा प्रोजेक्ट बना देते हो, अपना वेरीफाई कर देते हो अपने टीचर से, मेंटोर से। फिर यूनिवर्सिटी से टीचर आते हैं HP यूनिवर्सिटी से, फिर वो आपका वाइवा लेते हैं और आपका प्रोजेक्ट देखते हैं, फिर उस बेस से आपको जो वो एनालाइज करके आपको नंबर लगा देते हैं उसमें। क्लियर। तो ये था थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में भी। जो इसका जो वाइवा रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें से कि आपकी वो फाइल भी देखते हैं, फाइल भी देखेंगे कि आपने जो फाइल बनाई है उसमें आपने क्या क्या एडिशनल चीज़ें जोड़ी है, क्या क्या आपने इसमें वर्क किया है, और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे उससे रिलेटेड जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो आपको खुद भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लिखने का काम कर दिया और आपको खुद कुछ पता ना हो। तो ऐसी मिस्टेक मत करना, आपको खुद प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये कुछ इसमें चीज़ें हैं, बाकी तो ये अटेंडेंस से अगर 75 से 80 के बीच रहती है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, 80 से 90 4 मार्क्स, 90 से अब 90 तो 5 मार्क्स लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे एक चीज़ कुछ हमारा और भी इसमें, जैसे अगर हम फर्स्ट सेम की बात करें रियल एनालिसिस का जो कोर्स है, अब इसका जो सिलेबस क्या रहता है रियल एनालिसिस में, जैसे आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, सब सीक्वेंस हो गया, ये इसमें सेक्शन 1 में हो गया, फिर सेक्शन 2 में हमारा ये आ गया। ठीक है, ये मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा, बस आपने इसमें वैसे तो दिया होता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें इसमें। जैसे थर्ड सेक्शन का 3 सेक्शन होते हैं इसमें। क्लियर। अब 3 सेक्शन होते हैं आपने एग्जाम में, फर्स्ट सेक्शन से तो आता है 32 नंबर का, सेकंड सेक्शन से भी आएगा 32 नंबर का, थर्ड सेक्शन से भी आता है 32 नंबर का। अब आपको क्या करना है कि ओवरऑल तो आपका 80 नंबर का होता है। अब आपने इसमें क्या करना होता है कि फर्स्ट सेक्शन एक सेक्शन आप चूज कर लो, सेकंड सेक्शन कर लो, अब थर्ड सेक्शन में आपको ओनली 16 नंबर का करना होता है। क्लियर हो गया आपको? मतलब 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो, एक सेक्शन आप आधा करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया? तभी तो 80 नंबर बनेंगे। अब इसमें क्या है कि हमारे को 2 चीज़ें दी होती है, एक टेक्स्ट बुक दी होती है, एक रेफरेंस बुक दी होती है। तो इन्होंने मेंशन की होती है सिलेबस में ही, आपको मेंशन की है। जैसे आपको रियल एनालिसिस की बात करें तो आपको नाम दिए होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के नाम, तो आपने ये लाइब्रेरी में इजीली मिल जाती है। तो साथ में चैप्टर भी दिए होते हैं, भी चैप्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें साथ मेंशन किए होते हैं। क्लियर। तो ये बुक से आपको मिल जाएगी। फिर रेफरेंस बुक भी दी होती है, तो रेफरेंस बुक के नाम भी दिए होते हैं साथ में। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की होती है, तो इस तरीके से आप थोड़ा हेल्प मिल जाती है आपको भी। जैसे सेकंड सेम की बात करें हम, सेकंड सेम में हमारा एडवांस अलजेब्रा का सिलेबस हमारा फर्स्ट सेक्शन के लिए रहेगा, सेकंड के लिए रहेगा और थर्ड सेक्शन के लिए ये रहेगा। क्लियर। और फिर जैसे टेक्स्ट बुक रहेगी PV भट्टाचार्य की है, सबसे बेस्ट तो यही है। ठीक है, ये आपका फील्ड थ्योरी में भी वर्क करेगी। तो आपके पास ये सब दिया होता है। फिर आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस रहेगा वो आपके पास सेक्शन 1 में ही रहेगा, और सेक्शन 2 में आपके पास ये रहेगा, और सेक्शन 3 में आपके पास ये रहेगा। इसके लिए टेक्स्ट बुक दी है, ये होगी, थर्ड एडिशन होगी। तो ये आपने डाउनलोड भी कर सकते हो आप गूगल से, और आपको लाइब्रेरी में भी इजीली मिल जाएगी। फिर रेफरेंस बुक भी दी होती है, और चैप्टर वाइज दिया होता है इवन इसमें। तो भी इस चैप्टर से यहाँ तक, जैसे इसमें दिया चैप्टर 13 to 13.4, मतलब सिलेबस मेंशन किया होता है आपने भी, इस चैप्टर से इस चैप्टर तक वही सिलेबस में आता है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। फिर ऑपरेशन रिसर्च हो गया आपके पास। ऑपरेशन रिसर्च का जो सिलेबस रहेगा, ऑपरेशन रिसर्च का रहेगा आपके पास सेक्शन 1 में आपके पास ये रहेगा, सेक्शन 2 में ये रहेगा आपके पास, और सेक्शन 3 में ये रहेगा। क्लियर। और टेक्स्ट बुक दी है गिवन, और रेफरेंस बुक भी दी है, तो इसमें से आपने सेलेक्ट करनी होती है। फिर फ्लूइड डायनामिक्स की अगर बात करें तो फ्लूइड डायनामिक्स में भी आपके पास फर्स्ट सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है, और सेक्शन 3 ये है। टेक्स्ट बुक दी है आपको, और आपको इससे सेलेक्ट करना है। फिर आता है आपके पास सेकंड सेम। सेकंड सेम में देखो सेक्शन 1 देख सकते हो आप, सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3 आ गया। ये टेक्स्ट बुक इसमें भी दी है, मतलब इसमें सब में टेक्स्ट बुक दी होती है, रेफरेंस बुक्स भी दी होती है। तो आप बस इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास ये सिलेबस रहेगा। फील्ड थ्योरी का भी देख सकते हो, जैसे फील्ड एक्सटेंशन हो गया, फाइनाइट फील्ड के अंदर क्या क्या आएगा। फिर सेक्शन 3 का आपका, फिर इसमें टेक्स्ट बुक है PV भट्टाचार्य जो मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट सेक्शन आपका फील्ड थ्योरी में भी यूज होगा, और एडवांस अलजेब्रा में भी ये बुक यूज होगी। फिर इसी तरीके से हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, सेक्शन 3। फिर आपके पास आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स एनालिसिस। तो इसका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, उसमें देख सकते हो आप। क्लियर। फिर इसमें टेक्स्ट बुक दी है, रेफरेंस बुक भी दी है। फिर आपके पास आता है आई थिंक लास्ट मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ये सेकंड सेम का M205 कोर्स है। इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन
सेक्शन 3 सॉरी, और इसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखो टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, यहाँ से आप सर्च करके निकाल सकते हो इनको। फिर आता है आपका थर्ड सेम में आपको बुक होगी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसका सेक्शन 1, 2, 3, फिर टेक्स्ट बुक होगी, रेफरेंस बुक। आपको जो ठीक लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी कुछ तो टीचर भी आपको बता देते हैं कि आपने ये बुक पढ़नी है, क्योंकि टीचर को ज़्यादा पता होता है। फिर आ जाता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, ये भी आपका थर्ड सेम में, सेक्शन 1, 2, 3। फिर टेक्स्ट बुक भी दी है। फिर आता है आपके पास टोपोलॉजी, ये भी थर्ड सेम में, सेक्शन 1 गिवन है, 2 है, 3 है। फिर थर्ड सेम में आपको आता है नेक्स्ट मैग्नेटोफ्लूइडायनामिक्स, इसका भी दिया सेक्शन 1, 2, सेक्शन 3 टेक्स्ट बुक गिवन है। फिर आता है आपका क्रिप्टोग्राफी, जो ऑप्शनल होता है। क्रिप्टोग्राफी में आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा, सेक्शन 1, 2, 3 और एनालिटिकल नंबर थ्योरी। अगर आप मैग्नेटोफ्लूइडायनामिक्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको एनालिटिकल नंबर थ्योरी आ गया। अगर क्रिप्टोग्राफी करेंगे तो नेक्स्ट आएगा सेक्शन 1, 2, 3 इसका भी है। तो क्रिप्टोग्राफी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपके लिए सिलेबस, फिर नेक्स्ट बुक रहेगी वेवलेट थ्योरी। तो वेवलेट थ्योरी का जो आपका सिलेबस भी रहेगा। फिर है आपके पास ये है फंक्शनल एनालिसिस की, ये फोर्थ सेम में आपका फर्स्ट कोर्स रहता है। ये इसका सिलेबस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन। फिर आप देख सकते हो इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये सेकंड बुक है फोर्थ सेम की, M402, ये इसका सिलेबस है। फिर आता है आपके पास थर्ड एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये भी कोर कोर्सेज है, तो इसका ये सिलेबस है। फिर टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक भी गिवन दी है। फिर आता है आपका सिलेक्टिव, जो आपने सेलेक्ट करना होता है, ये होता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा। तो इसमें चूज़ करना होता है आपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री या कोडिंग थ्योरी। तो जो आपको सिलेबस है वो देख सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। फिर नेक्स्ट आता है, अगर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हो तो उसके साथ नेक्स्ट बुक होगी आपके पास सॉलिड मैकेनिक्स, जिसका सिलेबस है सॉलिड मैकेनिक्स का। फिर ये है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए, उनके लिए प्रोजेक्ट रहता है। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए हमने जैसे बताया था टॉपिक इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो उनके लिए जो रहेगा, उनके लिए ये कोर्स एक्स्ट्रा है, एडिशनल कोर्स टॉपिक इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसमें ग्रीन फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको एक टॉपिक होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का, एक बुक की बोल सकते हो आप, उसमें ये टॉपिक रहेंगे। तो जो प्राइवेट से डिग्री कर रहे हैं उनके लिए रहेगा, रेगुलर के लिए प्रोजेक्ट रहता है। तो ये था आज का जो हमने इसमें देखा कि क्या क्या रहता है। MSc मैथमेटिक्स की डिग्री अगर आप कर रहे हो HU से, या आप करना चाहते हो, तो जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो मोस्टली इसमें हमारा थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस में देखा जाए तो एक जो सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्ट, और एक जो टॉपिक रहा है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए प्रोजेक्ट है, और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जिसका हमने सिलेबस भी देख लिया क्या क्या है। तो कुछ चीज़ें चेंज हुई है, तो मैंने आपको बता दिया है इसमें कंप्लीट वीडियो में कि क्या क्या है, कैसे कैसे आपको सिलेबस आता है। रेफरेंस बुक्स आपको दी होती है, टेक्स्ट बुक आपको दी होती है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होती है। तो होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि MSc मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहता है HU यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आप कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता लग जाएगा। क्लियर? तो यही था इस वीडियो में। बाकी साइट में आपको ये PDF आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो HU MSc मैथमेटिक्स सिलेबस मैथमेटिकल मैथमेटिक्स, तो आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके।